दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री क्लासेस लगातार चल रही है और केमिस्ट्री में आज हम केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही ज्यादा कठिन यहाँ पर लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समझा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग आपके बाएं हाथ का यहाँ पर खेल होगा। साथ ही तो वीडियो का एंड चल रहा होगा तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने। अगर आप उन कमेंट सेक्शन का आंसर दे पाते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे पाते हैं तो मैं पर्सनली आपको एक हार्ट दूंगा और पर्सनली आपकी वीडियो को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करूंगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक बंध अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमको रासायनिक बंध करना ही क्यों होता है, क्यों हमको तत्वों की केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ती है। तो रासायनिक बंध, रासायनिक बंध। अब पहला पॉइंट तो ये होता है कि रासायनिक बंध बनाए ही क्यों जाते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है रासायनिक बंध बनाने की। तो थोड़ा आसान भाषा में समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी जो तत्व होते हैं, यहां बात करते हैं, जितने भी तत्व होते हैं वह अपनी बाहरी कक्षा में, अपनी बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो क्या होना चाहते हैं, स्थायित्व होना चाहते हैं। उन्हें स्थायित्व चाहिए, वो स्थायी होना चाहते हैं और स्थायी होने के लिए उनकी बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर होना चाहिए। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिसमें 8 से ज्यादा। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब अगर हम इसका परमाणु बनाएंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अगला जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्लोरीन को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, वो है एक इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाता है तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर आवश्यकता है। वहीं अगर मैं आपसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सोडियम के अंदर पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। सोडियम के अंदर अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। अब यहाँ पर सोडियम ऐसा नहीं करेगा कि सोडियम किसी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पर सोडियम को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, त्यागना यहाँ पर पड़ेगा। इसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ तत्वों को अपने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 8 कक्षा पूरी करने के लिए क्या करने पड़ सकते हैं, त्यागने यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। वहीं क्लोरीन की अगर बात करें, अगर क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो भी क्या हो जाएगा आपका स्थायी। बस यही इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के लिए या फिर साझेदारी करने के लिए ही तत्व आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ऐसे ही हम रासायनिक बॉन्डिंग की यहाँ पर नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में होगी कि कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ में जो बॉन्डिंग करता है, जो भी क्रिया करता है, उसी क्रिया को हम रासायनिक बंध यहाँ पर कहते हैं। अब जो रासायनिक बंध होते हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विद्युत संयोजी बंध, सबसे पहला विद्युत संयोजी बंध, और इस विद्युत संयोजी बंध को हम आयनिक बंध के नाम से यहां पर जानते हैं। इसे हम एक नाम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विद्युत सहसंयोजी बंध, दूसरा विद्युत सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, विद्युत सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। और तीसरा विद्युत उप सहसंयोजी बंध, नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, विद्युत उप सहसंयोजी बॉन्ड के नाम से यहां पर जानते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो टोटल जो रासायनिक बंध है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजी बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध और विद्युत उप सहसंयोजी बंध के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट और एक कौन सा हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट और सहसंयोजी आयनिक बंध के नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए अब एक एक करके इन्हीं पर डिटेल से अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, विद्युत संयोजी बंध के बारे में। सबसे पहले हम इन्हें विद्युत संयोजी बंध के नाम से जानते हैं। अभी जो विद्युत संयोजी बंध होता है, जिसे हमने आयनिक बंध का भी यहाँ पर नाम दिया है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमेशा
एक धातु तथा एक अधातु के बीच में बनेगा। यह बंध हमेशा धातु अधातु के बीच में बनेगा। जी हाँ, और इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का हमेशा स्थानांतरण होगा। जी हाँ, इस बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। मतलब परमानेंट एक तत्व दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, क्या कर देगा, हमेशा के लिए स्थानांतरित कर देगा। इसलिए मैंने एक बात कही कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की तरह होगा। और ये एक याद करने की ट्रिक है, इस बॉन्ड को हम विवाह की तरह पढ़ सकते हैं। ये बॉन्ड विवाह की तरह होता है। ये विवाह की तरह क्यों होता है, जैसे से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपको बात आपको समझ में आई होगी। तो विद्युत संयोजी बॉन्ड सबसे पहले तो धातु और अधातु के बीच में बनेगा। इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये हमेशा धातु और किसके बीच में बनेगा, अधातु के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। तो ये इससे आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर याद रख पाएंगे। अब स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है और ये किसकी तरह होता है, विवाह की तरह होते हैं। चलिए हम उदाहरण के तौर पर कुछ तत्वों की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीशियम और हम बात करते हैं ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब पहले तो हम ये पता करते हैं कि क्या ये धातु अधातु है, क्या इनके अंदर विद्युत संयोजी बॉन्ड बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रम 12 है, अर्थात 2, 8 और 2। अब याद कीजिए ये 10 है, ये कोर कक्षा है। तो कोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो 2 है वो कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हम बहुत अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होती है तो वो तत्व क्या होता है, धातु होता है। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो कौन है, आपका धातु है। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की आपसे बात करता हूं तो परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब 2 और 6। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 2, और अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 6। 6 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो एक प्रकार की क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। तो धातु और अधातु के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, संयोजी विद्युत संयोजी बॉन्ड। मतलब बॉन्ड तो सही है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मैग्नीशियम है उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्थायी हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं सॉरी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बनेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड को हम विद्युत संयोजी बॉन्ड बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण करेंगे, जिसमें मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसको त्याग देगा, ऑक्सीजन को त्याग देगा। अब जो बनेगा वो 2 और 8, देखिए यहाँ भी 8 है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए तो 2 और 8 यहाँ भी कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब दोनों तत्वों की बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आपके 8। और इसी प्रकार के बॉन्ड बनने को हम विद्युत संयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेने का यहाँ पर प्रयास करता हूं। देखिए NaCl का एग्जाम्पल समझते हैं। Na और Cl। अब Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन। आप सभी को पता होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, आपका 17 यहाँ पर हो जाएगा। अब जब 11 हम लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका 2, 8 और 1। आपको हर बार परमाणु नहीं बनाना है, हम ये इस तरीके से लिखकर भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले कक्षा में 2 बनेंगे, अगली में 8 बनेंगे, अब कितना बचेगा, 1 बनेगा। इसे बार-बार चक्रे बनाने से हमारा समय व्यर्थ होगा। हम ऐसे नॉर्मली तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कब तक ऐसे चक्रे बनाते फिरेंगे, तो इतना हर बार चक्र नहीं बनाना है। क्लोरीन के लिए हम बात करेंगे 2, 8 और कितना हो जाएगा आपका 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसका मतलब जो सोडियम है वो कैटेगरी में आएगा किसकी, धातु की। जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है इसका मतलब जो क्लोरीन है वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड तो बिल्कुल सही है, हमेशा बनेगा किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके साथ में करेगा, क्लोरीन के साथ में ये करेगा। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो देखिए सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8। इसका मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। वहीं अगर क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्लोरीन की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। इसका मतलब क्लोरीन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो Na और Cl दोनों मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे जिसे हम NaCl के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है इन दोनों का यहाँ पर निर्माण होगा। चलिए एक तीसरे एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आई होप आपको इन 2 एग्जाम्पल से तो बात समझ में आएगी। तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कैल्शियम को मिलाइए ऑक्सीजन के साथ। अगेन कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20 यहाँ पर होगा। तो इसको लिखने का तरीका 2, 8, 8 और 2। यहाँ पर देखिए 2 और 8 10 और 18 2 कितना हो जाएगा, 20।
अगर 2 है इसका मतलब जो कैल्शियम है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। और ऑक्सीजन को तो हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी अपने आप में क्या है, अधातु है। और इसकी परमाणु कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 और 6। अब देखिए अगर अपन कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन किसे त्याग दें, ऑक्सीजन को त्याग देते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और इस दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसे हम विद्युत संयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी 2 तत्वों के बीच में धातु अधातु तत्व होने चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए अगर त्याग दिया जाता है तो ऐसे ही बनने वाले बॉन्ड को हम विद्युत संयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, NaCl बनाया, और साथ ही CaO कैल्शियम ऑक्साइड का भी यहाँ पर निर्माण किया। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर विद्युत संयोजी बॉन्ड होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एक सेकेंड, जी हाँ सबको सही चल रहा है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बॉन्ड बन सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे MgCl2, ये भी एक प्रकार का विद्युत है, जिसमें मैग्नीशियम के पास हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 17 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 17। तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इस क्लोरीन को। यहाँ पर मैग्नीशियम भी फ्री हुआ और दोनों क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, आपके फ्री हो जाएंगे। तो इससे कई सारे बॉन्ड यहाँ पर दोनों के बीच में बन सकते हैं। आई होप आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। एक बना सकते हैं CaCl2 के बीच में भी, हाँ देखिए आप ऐसा ही बॉन्ड एक CaCl2 के बीच में भी बना सकते हैं, जहां हम जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अभी बताया मैंने आपको, 17 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसको तो 18, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दूसरे को, कि दूसरे के पास कितने होते हैं, 17, 18। यहाँ से 2 हटे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18। तो ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा आपका। तो ऐसे कई सारे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में बना सकते हैं। तो ये आपका जो पहला बॉन्ड था जिसे अपन ने विद्युत संयोजी बंध का नाम दिया, ये प्रकार का बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अब हम सेकंड बॉन्ड की बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, सबसे बड़ा बॉन्ड भी वही है। बाकी का जो पहला और तीसरा बॉन्ड तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी जो रहेंगे वो सेकंड वाले बॉन्ड से ही रहेंगे, जिसे विद्युत उपसंयोजी बंध के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसके अंदर अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर होकर देखिएगा। चलिए, अब जिस प्रकार हमने बात करी कि जो विद्युत संयोजी बॉन्ड था वो केवल और केवल धातु और अधातु के बीच में बनता था, लेकिन यहां जो सहसंयोजी बंध है, चलिए यहां पर जो विद्युत सहसंयोजी बंध है वो हमेशा अधातु का अधातु के साथ में बनेगा। जी हां, वह बॉन्ड हमेशा अधातु के साथ ही बनेगा। जी हां, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, जिस प्रकार उस बॉन्ड में हमने स्थानांतरण की बात करी थी, यहां पर इस बॉन्ड में हम साझेदारी की बात यहां पर करेंगे। मतलब एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा नहीं, बल्कि आपस में क्या करेगा, दोनों की साझेदारी यहां पर करेगा। तो हम साझेदारी की बात यहां पर करेंगे। जी हां, और तीसरा, जैसे इस प्रकार हमने वहां पढ़ा था कि बॉन्ड विवाह की तरह होता है कि इसमें एक तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसी दूसरे को देना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है वो किसके प्रकार होता है, सहेली की तरह होता है। क्योंकि सहेली अपना हिसाब बहुत ज्यादा ही क्लियर रखती है, महिला का हिसाब बहुत क्लियर होता है। अगर महिलाएं कहीं ऑटो में बैठकर गई है और ऑटो का किराया 25 रुपया है, तो यहाँ पर दोनों महिलाएं 12.5 रुपए एट अ टाइम बांटेगी। रिक्शा खत्म होते से ही हिसाब क्लियर होगा। लड़कों का हिसाब बेहिसाब होता है, लड़के किसी को उधार देके भूल जाते हैं, मांगते हैं, सामने वाला देता ही नहीं है, गाली देके भूल जाएगा उसको। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। लड़कों का हिसाब बहुत ठीक होता है, 25 आज कुल दे दे, 25 कल में दे दूंगा नहीं भी दूंगा, बात खत्म हो गई। लेकिन महिलाओं का हिसाब भैया बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए यहाँ पर हम इसकी साझेदारी की बात करेंगे कि सहेली की तरह बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर सहेली की तरह कैसे होता है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए Cl2 क्लोरीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जो क्लोरीन है और एक क्लोरीन ये है। अब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो बाहर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा, 7। वैसे ही इसको ऐसे बना दें, 7 2 4 6 और 1 7, और 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन को अपनी बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब एक बात बताइए, क्या ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसको त्याग देगा? नहीं, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ही उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
अच्छा बताइए, क्या ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना त्याग सकता है? नहीं साहब, ये भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि उसको भी तो सेम दिक्कत है, वो भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करके रखेगा, बचा के रखेगा। तो अब ये दोनों मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होगी? एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। अभी जो साझेदारी हुई है, क्लोरीन को पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। इसकी बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8। ये स्थायित्व हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्लोरीन की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, तो यहां भी कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया? काम हो गया। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा पूरी होगी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग नहीं सकते, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसीलिए हमने इस बॉन्ड को किसके नाम से जाना है? साझेदारी के नाम से यहां पर जाना है। इसीलिए इस बॉन्ड को हम साझेदारी के नाम से जान रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए अभी जो बॉन्ड साझेदारी हुई है वो कौन से बॉन्ड के लिए हुई है? सिंगल बॉन्ड के लिए यहां पर हुई है। वैसे ही अगर हम ऑक्सीजन के बीच में O2 के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, O2 के लिए एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे? 6। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या बनाने के लिए? बॉन्डिंग यहाँ पर बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हो जाएगी? साझेदारी यहाँ पर हो जाएगी। कि 2 इलेक्ट्रॉनों की जैसी साझेदारी होगी तो ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से थे, एक हो जाएगा 7वां, एक हो जाएगा 8वां, कक्षा पूरी होगी। इस ऑक्सीजन के पास भी पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक हो गया 7वां, एक हो गया 8वां। यहाँ पर ये कक्षा कौन सी होगी? आपका पूरी होगी। इसी प्रकार से 2 तत्व अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी करते हैं। इसी प्रकार से बनने वाले बॉन्ड को हम विद्युत सहसंयोजी बॉन्ड के यहाँ पर नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये है कि जिस प्रकार क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर साझेदारी थी, उसी प्रकार ऑक्सीजन ने यहाँ पर जो साझेदारी करी है वो किस प्रकार के बॉन्ड के लिए करी है? डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर साझेदारी करी है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने साझेदारी हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर हुई है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में होगी। और तीसरा, अगर अपन मैं बात करता हूं आपसे नाइट्रोजन के बारे में, N2 के बारे में, तो यहां ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो 5 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 5। उसी प्रकार 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा आपका? 5। अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगी? आपका साझेदारी होगी। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए साझेदारी होगी तो ऐसी साझेदारी को हम ट्रिपल बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 5 तो पहले से थे, ये हो गया 6वां, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। इस प्रकार नाइट्रोजन ने अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे कर लिए। आई होप आपको ये बात समझ में होगी कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए हम और कुछ और भी यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को गिनना सीखेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए, जैसे कि हम बॉन्ड बनाते हैं CO2 के साथ में। पहला, हमको ये पता भी करना पड़ेगा कि जो बॉन्ड है वो विद्युत संयोजी बॉन्ड है भी कि नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? CO2। अब CO2 के बीच में अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो देखिए, हम बीच में किसको रखते हैं? कार्बन को। एक तरफ रखिए ऑक्सीजन को, एक तरफ रखिए ऑक्सीजन को। अब कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 और 4। इसका मतलब कार्बन को अपनी बाहरी कक्षा पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे? 6। वहीं 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे आपके? 6। अब ऑक्सीजन को अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए, ये दोनों इन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6। इसको ये मिल गया 7वां, ये मिल गया कौन सा? 8वां। कार्बन के पास अपने कितने थे? 4। तो कार्बन को अपने 2 मिल गए, कौन सा मिल गया? 5वां मिल गया, कौन सा मिल गया? 6वां मिल गया। अब यही कार्बन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ में? इधर ऑक्सीजन के साथ में। तो कार्बन के पास पहले 4 थे, 4 हो गए। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6, 2 हो गए, कितने हो गए आपका? 8 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बने हैं, और 2 कौन से बॉन्ड बने हैं? 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। तो CO2 के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आपका विद्युत सहसंयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड यहाँ पर गिनना सिखाऊंगा। जैसे कि H2O की हम बात करते हैं। अब H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसको भी हम अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। H2O के बीच में जो हम बॉन्ड बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 2। हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहां से होगी तो ये बन जाएगा कौन सा? सिंगल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहां से होगी तो ये बन जाएगा कौन सा बॉन्ड? आपका सिंगल बॉन्ड। ये देखिए
ऑक्सीजन के पास 6 थे, 7वां मिल गया इस हाइड्रोजन से, 8वां मिल गया इस हाइड्रोजन से, दोनों ने बढ़िया साझेदारी कर ली यहाँ पर। उसी के साथ हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए था, एक तो था इनके पास, तो इसके लिए ये दूसरा हो जाएगा, इसके लिए ये दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम किसके नाम से जानेंगे? विद्युत संयोजी बंध के, विद्युत सहसंयोजी बंध के नाम से यहाँ पर जानेंगे। आई होप आपको ये वाला सिस्टम यहाँ पर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को यहाँ पर गिनना सीखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा पूछाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड यहाँ पर किसे कहते हैं। ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करेगा और ये पाई को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 1, 2 और 3 इस प्रकार के यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर सीधा आंसर आएगा कि 2 कौन से बॉन्ड बने? सिग्मा। यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड बने तो पहले वो सिग्मा के नाम से गिनाएगा और दूसरा वो पाई के नाम से गिनाएगा। बहुत आसान तरीका है। देखिए इस प्रकार एक एक पहले एक, फिर डबल को गिनते हैं और फिर हम किसको गिनना शुरू करेंगे? ट्रिपल को यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे। अब आप जब भी गिनना शुरू करेंगे उसके ऊपर हमेशा हाथ रख लीजिएगा। जैसे कि इसकी तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो एक ही कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो हम इन दोनों की बात करेंगे, तो हम पहले सिंगल गिनेंगे। तो पहले सिंगल गिनेंगे, तो अगर सिंगल गिनते हैं तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा कौन सा बॉन्ड? आपका सिग्मा बॉन्ड। और अब आपको जब डबल गिनना है तो ये जो 2 है एक साथ में है, तो 2 वाले बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड यहाँ पर बोलते हैं। अगर एक बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड तो हम उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, अगर 2 बनते हैं तो उसको बॉन्ड क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? सॉरी, एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? आपका पाई बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अब हम ट्रिपल की तरफ बढ़ेंगे तो भी इसको गिनने का तरीका वैसा ही रहेगा। एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तो क्या हो गया? आपका सिग्मा हो जाएगा। अब इसको डबल गिनेंगे तो मैंने बताया 2 को क्या बोलते हैं? हम पाई बोलते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। और हम तीनों को गिनेंगे तो इसको भी हम पाई बोलते हैं। 2 और 3 दोनों को पाई के नाम से ही यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्चुअल आंसर बना तो एक तो सिग्मा और 2 टोटल मिलाकर क्या बन जाएंगे? आपके पाई यहाँ पर बनेंगे। चलिए मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। CO2 के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड को यहां पर गिनकर बताइए। CO2 के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड हमको गिनने। अब ध्यान दीजिए, अब आप सिंगल सिंगल गिनेंगे तो ये सिग्मा और एक कौन सा हो जाएगा? ये सिग्मा। तो 2 तो क्या बन जाएंगे? आपके सिग्मा बन जाएंगे। अब हम इसको डबल डबल गिनेंगे तो ये पाई और ये भी क्या हो जाएगा? आपका पाई। इसका मतलब 2 जो है वो किसके गिनाएंगे? पाई के नाम से गिनाएंगे। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 क्या हो जाएंगे? पाई यहाँ पर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O में ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, बात ही खत्म होगी। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा कि इसके अंतर्गत कितने सिग्मा बन रहे? 2 यहाँ पर सिग्मा बन रहे। देखिए हमने जो पहले यहाँ पर सॉल्व किया था इसके बात करते हैं। क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन में तो बहुत सीधा सा आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ही कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ध्यान दीजिए, एक तो सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो एक कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आपका सिग्मा, और एक कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आपका पाई बॉन्ड के ऐसे नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस यहाँ पर समझ में आएगा, कैसे सिग्मा बनेगा और कैसे पाई बनेगा। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन में सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब हमको सॉरी सिंगल गिनेंगे तो पहले वाले को हम किसके नाम जानेंगे? सिग्मा के नाम से। जब डबल गिनेंगे तो डबल वाले को हम किसके नाम जानेंगे? पाई के नाम से। तो डबल वाला पाई, 3 वाला पाई, तो कितने पाई हो गए? 2। तो एक सिग्मा और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पाई यहाँ पर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए मैं आपके सामने और भी एग्जांपल लेके इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अगला CH4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। बराबर है। अब CH4 का सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो कार्बन को अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन जो होगा वो अपने हाइड्रोजन के तत्वों से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये देखिए इस प्रकार से क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब जब ये रिएक्शन होगा तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? यहाँ पर एक की हो रही है, यहाँ पर एक की हो रही है, यहाँ पर भी एक की हो रही है, यहाँ पर भी कितने की हो रही है? एक एक की हो रही है। इसका मतलब जब एक एक तत्वों की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो ये भी सिग्मा कहलाएगा, ये भी सिग्मा कहलाएगा, ये भी सिग्मा कहलाएगा और ये भी सिग्मा कहलाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा सीधा सा आंसर ये बनेगा कि सब CH4 में जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और जो पाई बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 0 यहाँ पर मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी तत्वों में बॉन्ड यहाँ पर गिन सकते हैं। मैं थोड़े और तत्व लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि NaOH, ये थोड़ा सा टफ भी रहेगा और चीज आपको समझ में भी यहाँ पर आएगी। NaOH
NaOH। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जो सोडियम है वो तो अपने आप में क्या है, धातु है। इसका मतलब यहाँ तो बॉन्ड बनना नहीं रहा, तो ये तो बात ऐसे कैंसिल हो जाएगी, आपका NaOH बॉन्ड बनना ही नहीं है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देख के ही नेग्लेक्ट कर देना है कि यहाँ तो ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये बात पहले से पढ़ चुके हैं। जो विद्युत संयोजी बॉन्ड होता है वो केवल और केवल अधातु का किसके साथ बनता है, अधातु के साथ में ही यहाँ पर बॉन्ड देखने को मिलेगा। हम CH4 के बारे में बॉन्ड बना चुके हैं, H2 में बॉन्ड बना चुके हैं, CO2 पे बॉन्ड बना चुके हैं, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉन्ड यहाँ पर बना चुके हैं। तो आई होप आपको अभी तक इन दोनों में तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। चलिए एक और मैं आपको देख के C6H6 यहाँ पर हम बॉन्ड गिना सीखते हैं। देखिए अब C6H6 आप में से बहुत सारों को ये बात पता होगी कि C6 जो H6 होता है ये बेंजीन का यहाँ पर फॉर्मूला है। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है वो बेंजीन का फॉर्मूला है, जहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन 4 5 और कितना हो जाएगा आपका 6। ये बना यहाँ पे 1 2 और कितना हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने हैं। अब ध्यान से गिनिए, बहुत आसान है। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, उसके बाद 7 8 9 10 11 और एक लाइन खींची जाएगी कितना 12। तो यहाँ पर जो 12 है वो तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक की तो सबकी बीच में क्या हो रही है, साझेदारी यहाँ पर हो रही है। लेकिन जब हम किसके बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की यहाँ पर बात करेंगे, तो पाई मतलब कितने बॉन्ड गिने, डबल गिनने। तो देखिए एक तो डबल ये रहा, तो एक डबल ये हो रहा 2 और एक डबल कितना हो गया आपका 3। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 3 यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में होगी कि किस तरीके से हम तत्वों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड यहाँ पर गिन सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप पर आगे बढ़ते हैं और एक चीज निकालना सीखते हैं जिसे अपन लोन पेयर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जी हाँ, अब ये लोन पेयर क्या चक्कर है साहब, देखिए इन्हीं को यहीं पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं आपको उसमें भी लोन पेयर गिनना यहाँ पर सिखा दूंगा, तो वो भी चीज आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ा सहसंयोजी बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपको कहां से देखने को मिलेंगे, सहसंयोजी बॉन्ड से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैंने आपको बताया कि लोन पेयर क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि लोन पेयर होता क्या है, कहते किसे हैं लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा। देखिए बहुत आसान भाषा में अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है, बहुत आसान भाषा में, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो जैसे बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया बनाने में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसे ही हम क्या कहते हैं, लोन पेयर के नाम से यहां पर जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन आया कि जल में लोन पेयर क्या कीजिए, जल इसका मतलब H2O में काय की संख्या ज्ञात करनी है हमको, लोन पेयर की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। पहले तो सबसे पहले नॉर्मल बॉन्ड बनाना है हमको, तो नॉर्मल जब बॉन्ड बनाएंगे तो एक तरफ कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, एक तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन, एक तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन। अब जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब 5 और कितना हो जाएगा 6। हम जानते हैं ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जो जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं पहले तो हम उनको गिन लेते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर भाग लिया तो एक ही हो गया, एक यहाँ पर भाग लिया तो एक क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड कौन से बने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने। तो 2 कौन से बॉन्ड बने आपके, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने। अब हम जब पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पाई बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अब तीसरा आता है लोन पेयर दर्शाना। लोन पेयर को हम LP के नाम से लिखते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं लेता, भाग नहीं लेता, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कौन से जोड़े ने भाग नहीं लिया है, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, यहाँ पर भी 2 एक जोड़े में, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद कोई जोड़ा बचता ही नहीं है। इसका मतलब लोन पेयर की बहुत सिंपल सी संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 2। वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम किसके नाम से जानते हैं, लोन पेयर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। चलिए मैं आपको और लोन पेयर यहाँ पर बनाना सिखाता हूँ, इन्हीं के जो हमने अभी तक CO2 का बनाया था, CO2 में हमको लोन पेयर बनाना सिखाता हूँ, CH4 में लोन पेयर बनाना सिखाता हूँ, NH4 में हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान चीजें हैं, मैंने आपको बताया भी था वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे बॉन्ड बनाने के। चलिए CO2 में, तो CO2 हम जानते हैं बीच में कौन आएगा आपका, ऑक्सीजन, एक तरफ आ जाएगा कार्बन, माफ कीजिएगा
कार्बन एक है ना, ऑक्सीजन दो यहाँ पे, तो बीच में हम कार्बन को रखेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। बचे कितने, 1 2 1 2, कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 1 2 1 और 2। अब कौन से इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है, कौन से इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है, ये देखिए, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, मतलब यहाँ तो क्या बन गया, बॉन्डिंग बन गया, इन्होंने भाग ले लिया। एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, इन्होंने भी क्या कर लिया, आपका भाग ले लिया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो अभी मैंने बताया हमको कि 2 तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा, और 2 यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे क्या, अपाई। अब बात करते हैं लोन पेयर की। लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने भाग नहीं लिया था। अब ध्यान दीजिए वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसका मतलब CO2 में जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है, उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, आपका 4 यहाँ पर हो जाएगी। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 4। 2 ऑक्सीजन की इधर के, 2 ऑक्सीजन की उधर के। H2O की बात कर लेते हैं। H2O ने बना लिया क्या, नहीं बना, हाँ बना लिया H2O पर। ये देखिए लोन पेयर में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। CH4 की बात कर लेते हैं। देखिए कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। अब पहले बॉन्ड गिन लीजिए, कितने होते हैं, 1 2 3 और 4 ही होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अच्छा, पाई बॉन्ड की संख्या गिनूंगा तो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहे, 0 ही हो जाएंगे आपके। लेकिन तीसरा जब हम लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर की संख्या यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। जी हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉनों ने भाग यहाँ पर ले लिया है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं होगा तो कोई जोड़ा बचेगा ही नहीं, जब बचेगा नहीं तो लोन पेयर यहाँ पर बचेगा ही नहीं, इसलिए लोन पेयर की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपका 0 यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आपको सहसंयोजी बॉन्ड पूरे तरीके समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा निकालना, पाई निकालना, लोन पेयर निकालना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में होगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, C2H4। ठीक है, C2H4। अब इसके बीच में भी हम बॉन्ड बनाकर देख लेते हैं। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या आपको निकालनी है। फिर इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। C2H4। अब ध्यान दीजिए, एक कार्बन, एक कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने, 4 है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब किधर भी बना सकते हैं, जोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, और कितने हो गए आपके, 4। हाइड्रोजन के पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कार्बन और कार्बन जो है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, 2 हो गए। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 4। अब जो बचे हैं वो 2 साझेदारी आपस में कर लेंगे, 2 साझेदारी इनकी आपस में हो जाएगी आपका। ये देखिए वो सभी के सभी काम पूरा हो गया। और जब इसको अपन गिनेंगे तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा, और एक यहाँ पर बनेगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्योंकि देखिए एक जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, पाई बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। अगर मैं आपसे लोन पेयर की संख्या गिनूं तो लोन पेयर की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने क्या ले लिया, भाग यहाँ पर ले लिया। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है वो C2H2 है। जी हाँ, आपका पहला क्वेश्चन ये जो है C2H2, आपको इसके बीच में मुझे सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिन के दिखानी है, आपको पाई बॉन्ड की संख्या गिनकर दिखानी है, और इसी में आपको लोन पेयर की संख्या गिनकर दिखानी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए और फटाफट वीडियो पॉज में ही कमेंट सेक्शन में आंसर जाकर दीजिए। उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा, जल्दी से पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम तीसरे बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम सहसंयोजी, उप सहसंयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पहला जो हमने बॉन्ड पढ़ा था वो संयोजी बॉन्ड था, दूसरा जो हमने बॉन्ड पढ़ा वो विद्युत उप सहसंयोजी बंध था, सहसंयोजी बंध था। अब जो तीसरे हम बॉन्ड की बात करेंगे उस तीसरे बॉन्ड को हम विद्युत उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी के नाम से यहां पर जानते हैं, विद्युत उप सहसंयोजी के नाम से यहां पर जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर साझेदारी ना होकर, अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही थी, साझेदारी यहां पर हो रही थी। अब ये साझेदारी ना होकर एक प्रकार का एहसान यहां पर कहलाएगा, क्योंकि जब साझेदारी हो रही थी तो 2 तरफ से हो रही थी, एहसान केवल एक तरफ से यहां पर होगा। जी हाँ,
सबसे इंटरेस्टिंग बात यहीं पर है कि जो एहसान किया जाएगा वो केवल वो एक तरफा किया जाएगा। जैसे कि इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बैठता है NH4। NH4 के बीच में हमको विद्युत संयोजी बॉन्ड यहाँ पर बनाना है। चलिए अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सोडियम के पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और कितने हो जाएंगे आपके? 4, एक और बचेगा क्योंकि होते कितने? 5 है, तो यहाँ पर हम डबल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को अपनी बाहरी कक्षा पूरी करने के लिए खाली कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन मिल जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, और एक हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये हाइड्रोजन मिल गया। अब दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लेकिन दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक और बचा हुआ है। अभी जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन बचा है जिसे हम H+ के नाम से जानेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि वो एक जो था वो भी वो क्या करके बैठा है? प्लस के आयन के रूप में लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और हाइड्रोजन को चाहिए कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़े हैं? नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसको हटा के हम यहाँ लिखते हैं। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? नाइट्रोजन के द्वारा दिए जाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उसका हम इसको एरो बना के शो करेंगे कि तो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को यहाँ पर दे रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके रूप में दिए जा रहे हैं? एहसान के रूप में यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम विद्युत उप सहसंयोजी के नाम से यहाँ पर जानेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दूसरे तत्वों को किसके रूप में दे देगा? एहसान के रूप में यहाँ पर दे देगा। ये दोनों तरफ से साझेदारी ना होकर केवल एक तरफ से एहसान होगा, उसे ही हम किसके नाम से जानेंगे? विद्युत उप सहसंयोजी बॉन्ड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। इस प्रकार के बहुत ही कम एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आई होप ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे या तो परिभाषा पूछ सकते हैं, एग्जांपल NH4 के रूप में बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका उप सहसंयोजी बॉन्ड के रूप में यहाँ पर होगा। आई होप आपको ये तीनों के तीनों बॉन्ड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर डाउट पूछ सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन देता हूँ, उनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन देना, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था C2H2। अब मुझे आप एक बॉन्ड बताइएगा, HCl जो बॉन्ड है, जो HCl है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका दूसरा क्वेश्चन है HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? विद्युत संयोजी बॉन्ड बनेगा, विद्युत सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा, या विद्युत उप सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा? इस बात की आपको पता करके दिखाना है मुझे कि HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। C2H2 के बीच में आपको सारी चीजें गिन के बतानी है, और HCl के बीच में मुझे बॉन्ड का नाम बताना है कि HCl के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। आई होप आपको ये तीनों बॉन्ड निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, पूरी हालत खराब हो चुकी है, वीडियो बना के पूरा एकदम पानी नहीं पिया, एक आधे घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूं, तो प्लीज आप थोड़ी सी मदद कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दीजिए ताकि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए